जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, बिहार दरोगा जो स्पेशल टेस्ट चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम आप लोग के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री का लेकर आए हैं। आज हिस्ट्री का पार्ट 2 होगा दोस्तों, तो इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि इराक का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यानी कि इराक का जो टीला है कौन से नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त किया गया है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है कोल्डिहवा, ऑप्शन नंबर बी में है संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर सी में है चनहुद्रो और ऑप्शन नंबर डी में है रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इराक का टीला संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में कोल्डिहवा लिखा हुआ है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कोल्डिहवा। तो चावल के साक्ष्य अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल का साक्ष्य किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य, जो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है चनहुद्रो। चनहुद्रो से देख लेते हैं क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है पहला पॉइंट में, झूकर एवं झाकर संस्कृति का विकास यहीं से हुआ है। झूकर एवं झाकर संस्कृति, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि झूकर एवं झाकर संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है तो चनहुद्रो से हुआ है। आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। उसके बाद में इसमें और अगला पॉइंट देखते हैं, वक्राकार ईंटें। अगर पूछा जाता है वक्राकार ईंटें का भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो भी चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में यहाँ से मनके के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्यों पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहुद्रो से। उसके बाद में लिपस्टिक हो गया। गुड़िया बनाने के कारखाने, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। गुड़िया बनाने के कारखाने और इसमें याद रखना है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान भी यहीं से प्राप्त हुआ। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान। तो ये जो पॉइंट बताया है 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या बताएं कि झूकर एवं झाकर संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है तो वो चनहुद्रो से। उसके बाद में अगर पूछा जाता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो भी चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद में पूछेगा मनके बनाने के कारखाने, वो भी कहाँ से, ध्यान में रखिएगा, चनहुद्रो से ही। उसके बाद लिपस्टिक, गुड़िया बनाने के कारखाने, ये सब भी कहाँ से प्राप्त हुआ है तो चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद में एक और इसमें लिखे हैं कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान अगर पूछा जाता है अगर एग्जाम में तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, चनहुद्रो से। तो ये सब जो पॉइंट है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है रंगपुर, उस पर भी देख लेते हैं उसमें कौन कौन सा क्या क्या प्राप्त हुआ है वहाँ से, रंगपुर से। ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, रंगपुर।
तो रंगपुर से 2 पॉइंट याद रखना है, ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट, धान की भूसी। धान की भूसी अगर पूछा जाता है कि धान की भूसी का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा रंगपुर। और कच्ची ईंटों का दुर्ग, याद रखिएगा, कच्ची ईंटों का दुर्ग, ये 2 पॉइंट इससे याद रखिएगा। कच्ची ईंटों का दुर्ग अगर पूछता है तो ये भी रंगपुर से मिला है, और धान की भूसी अगर पूछता है तो ये भी रंगपुर से मिला है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पशुपति, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, और ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि 4 को ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें से कोई एक वेद है जो जिसका संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो किस पर आधारित है, तो वह ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद संगीत का सामवेद में कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो संगीत का जनक, संगीत का जो विकास हुआ है वह सामवेद से ही हुआ है। संगीत का विकास अगर पूछा जाता है संगीत का विकास कहाँ से हुआ है, तो वह सामवेद से ही हुआ है। उसके बाद में 7 स्वरों की जानकारी, जैसे सारे गामा पाधा निसा है ना, तो 7 स्वरों की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलता है, सामवेद से। 7 स्वरों की जानकारी 7 स्वरों की जानकारी अगर पूछा जाता है तो कहाँ से मिला है, वो भी सामवेद से मिला है दोस्तों, आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं, इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ध्यान में आप लोग रखिएगा, कहा जाता है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। तो ये 3 पॉइंट जिससे ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट, संगीत का विकास हुआ है सामवेद से। उसके बाद में 7 स्वरों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सा वेद से, तो सामवेद से। और इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है, उद्गाता। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 होगा दोस्तों। पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से युग में इसका स्थापना किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है मौर्य युग, ऑप्शन नंबर बी कुषाण युग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त युग, और ऑप्शन नंबर डी पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। कौन किए थे, कौन शासक किए थे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ही ऐसे व्यक्ति थे जो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किए थे दोस्तों, स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो भी हम प्रश्न लिए हैं दोस्तों वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, यानी कि जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान मिलता है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, और ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, कैवल्य। जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान मिलता है तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ये भी प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है देखते हैं।
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौटिल्य किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के, और ऑप्शन नंबर डी राजा जनक के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौटिल्य क्या थे? वह प्रधानमंत्री थे। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 होगा दोस्तों। क्या है देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। आपके सामने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी हर्षचरित, और ऑप्शन नंबर डी बाल रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है दोस्तों वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। सबसे पहले पाटलिपुत्र का जानकारी हमें इसी पुस्तक से प्राप्त होता है, इंडिका पुस्तक से। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी कौन से पुस्तक में मिला है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र की जानकारी। तो पाटलिपुत्र का अगर जानकारी के बारे में कौन से पुस्तक में मिला है, तो इंडिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। पूछा गया है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान में रखिएगा कौटिल्य। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, या इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं। तो ये सब इन्हीं का नाम है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र अगर पुस्तक का नाम पूछता है कि कौन किनके द्वारा लिखा गया है, तो चाहे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? हर्षचरित। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों जो पुस्तक है, ये दोनों पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तक है दोस्तों, वह किनके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दोनों पुस्तक एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसे एकदम याद कर लीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बाल रामायण, उस पर भी देखते हैं। बाल रामायण, ऑप्शन नंबर डी बाल रामायण हो गया। तो ये जो पुस्तक है ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया। ध्यान में रखिएगा। कौन लिखे हैं? राजशेखर। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बाल रामायण जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया, तो आप सही आंसर लगाइएगा राजशेखर। दोस्तों इनके द्वारा 3 और पुस्तक लिखा गया है, वो भी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से पुस्तक है। तो सबसे पहले है हर विलास। उसके बाद में कपूर मंजरी। कपूर मंजरी एक और पुस्तक है काव्य मीमांसा। ये 4 पुस्तक हो गए। एक पुस्तक तो यहाँ लिखा हुआ है बाल रामायण जो पूछा हुआ है, उसके बाद में यहाँ हरविलास भी आप लोग को ध्यान में रखना है, कपूर मंजरी भी आप लोग को ध्यान में रखना है, और काव्य मीमांसा। तो ये 4 पुस्तक हैं जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाल रामायण, हरविलास, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजशेखर हो जाएगा। तो ये चारों आप बुक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 होगा। देख लेते हैं क्या है। पूछा गया है कि अश्वघोष किसका समकालीन था, यानी कि अश्वघोष कौन से राजा के समकालीन थे। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है अशोक का, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का, और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। इसमें एक ट्रिक है, कौन कौन व्यक्ति इस कनिष्क के समकालीन थे, तो ट्रिक याद रखिएगा अर्चना। अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो अ से हो जाएगा अश्वघोष,
अश्वघोष, उसके बाद में च से हो जाएगा चरक और ना से हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन। तो 3 व्यक्ति हैं, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। किनके समकालीन थे, किनके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अर्चना। तो आप लोग को कनिष्क के दरबार में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न था अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि दर्शन से प्रश्न है दोस्तों। तो पूछा गया योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी और ऑप्शन नंबर डी कपिल। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि जो है वह योग दर्शन के क्या है, प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है गौतम। तो गौतम जो है न्याय दर्शन है, याद रखिएगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। अगर एग्जाम में पूछता है कि न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गौतम। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर न्याय दर्शन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका सही आंसर लगा के क्या आना है, गौतम। ऑप्शन नंबर सी पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, जैमिनी। तो पूछता जैमिनी जो है वह पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा। अगर पूर्व मीमांसा के बारे में पूछता है कि प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। ध्यान में रखिएगा जैमिनी, जैमिनी। पूर्व मीमांसा पूछता है तो आंसर क्या लगाना है, जैमिनी। अगर न्याय दर्शन पूछता है तो आंसर क्या लगाना है, गौतम। और ऑप्शन नंबर डी में है, उसको भी देख लेते हैं, वो कपिल। तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन अगर पूछता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कपिल, कपिल। तो यहाँ पर हम 4 दर्शनों को देखें। सबसे पहले योग दर्शन तो पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगर न्याय दर्शन पूछता है तो इसका आंसर लगा के आना है गौतम। अगर पूछता है पूर्व मीमांसा तो इसका सही आंसर लगा के आना है जैमिनी। और सांख्य दर्शन पूछता है तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। तो ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। ये प्रश्न संख्या 10 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछा गया भी है। देखते हैं क्या है। प्रश्न है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। पूछा गया कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन, नरसिंह देव वर्मन, नरसिंह देव बर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पालीताना में, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर सी सोनगिरी में और ऑप्शन नंबर डी गिरनार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो पूछता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, यानी कि अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन 8 मंत्री को, ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि को, ऑप्शन नंबर सी 8 महान सेनापति को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 8 तेलुगु कवि का जो संग्रह था उसी को क्या बोला जाता था, अष्टदिग्गज। 8 तेलुगु कवि, तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि को ही क्या बोला जाता था, अष्टदिग्गज। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, एगो पूछता अष्टदिग्गज, एगो पूछेगा अष्ट प्रधान। ध्यान में रखिएगा, अष्ट प्रधान।
अष्ट प्रधान। अगर अष्ट प्रधान पूछता है तो ये शिवाजी के काल में था, याद रखिएगा, शिवाजी के कार्यकाल में था। अगर अष्ट दिग्गज पूछेगा तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेवराय। अगर अष्ट प्रधान पूछता है तो इसका सही आंसर लगाना है शिवाजी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, क्या है देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी कबीर और ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खाने खान। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। पूछा हुआ प्रश्न है, देखते हैं क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में यह लड़ाई किया गया था, 1526 ईस्वी में पानीपत में। तो पूछा गया कि बाबर ने किसके साथ यह लड़ाई लड़ा था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका इब्राहिम लोदी। यानी कि बाबर जब प्रथम पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ रहा था उस समय कौन किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने इसे हराया उसके बाद में फिर मुगलों का सत्ता स्थापित हो गया था दिल्ली पर। तो इब्राहिम लोदी कौन से वंश से संबंधित था? लोदी वंश से। और ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो उसमें यही था इब्राहिम लोदी जो था। पानीपत के जो युद्ध चल रहा था प्रथम, उसी समय यह मारा गया था, यानी कि वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गया था। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाइएगा? इब्राहिम लोदी। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने पानीपत का जो प्रथम लड़ाई लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था। तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 15 है। पूछा गया है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में, यानी कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया, यानी कि किस हिंदू राज्य के बारे में वो लिखे हैं बाबर ने, वो बताए हैं। तो दोस्तों पहले ये ध्यान में रखना है कि बाबर जो मुगल काल से संबंधित है, तो मुगल काल में 2 ऐसे शासक हुए जिसने अपना आत्मकथा स्वयं लिखा था। तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा, बाजा, यानी कि बाबर, बा से हो जाएगा बाबर, जा से हो जाएगा जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर 2 ऐसे मुगल शासक हुए जिसने आत्मकथा स्वयं, यानी कि अपने आप लिखा था। तो बाबर का जो आत्मकथा था उसको बोलते हैं तुजुके बाबरी, और जहांगीर का जो आत्मकथा था तुजुके जहांगीरी। तो यहाँ पर प्रश्न बाबर से पूछा गया है। पूछा गया कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ और ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ के बारे में बाबरनामा में बताया गया है। मेवाड़, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। दीने इलाही, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1562, ऑप्शन नंबर बी 1564, ऑप्शन नंबर सी 1575 और ऑप्शन नंबर डी 1582। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1582। एक 1583 में भी एक धर्म लाए थे जो दीने इलाही था, वो ध्यान में रखिएगा। 1583 ये था, क्या था? ये दीने इलाही था, ये ध्यान में रखिएगा, दीने इलाही। और ये था 1583 में इलाही धर्म,
इलाही धर्म। दोनों में बड़ा कंफ्यूज होता है, कैसे याद रखना, देखिए इलाही धर्म, इसमें मात्र 2 ही शब्द है, 2 ही अक्षर है। इलाही धर्म, तो इलाही धर्म में 83 है, बड़ा वाला लेना है 83। और दीने इलाही बड़ा है तो इसमें 82 वाला लेना है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है दीने इलाही तो 1582 आंसर लगाना है। अगर पूछेगा इलाही धर्म तो ये 2 ही शब्द है, तो इसमें 83 वाला बड़ा वाला, यानी कि छोटा में बड़ा वाला को लिखना है और बड़ा में छोटा वाला को लिखना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1562, इसको पर भी देख लेते इसमें क्या हुआ था, अकबर के द्वारा क्या किया गया था। तो 1562 में दास प्रथा को अंत कर दिया गया था अकबर के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, दास प्रथा को अंत यानी कि समाप्त, दास प्रथा को समाप्त। और उसके बाद में हरम दल से मुक्त कर लिया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हरम दल से मुक्त, हरम दल से मुक्त। तो 1562 में अकबर के द्वारा 2 काम किया गया। सबसे पहले ध्यान में रखना, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा तो चला आ रहा था, उसको क्या किया अकबर ने, समाप्त कर दिया। कब, तो 1562 में। उसके बाद में हरम दल से अपने को क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। उसके बाद में अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। इसमें एक और ध्यान में रखिएगा, 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जो तीर्थों को यात्रा करने में जो कर टैक्स देना पड़ता था उसको कब समाप्त कर दिया गया, अकबर के द्वारा 1563 में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 1564, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1564। तो 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, याद में रखिएगा, जजिया कर समाप्त। जजिया कर को समाप्त कब कर दिया गया था, तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 1575 में, 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना किया गया था। इबादत खाना की स्थापना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1575 में अकबर के द्वारा क्या किया गया, इबादत खाना की स्थापना किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो पॉइंट बताए हैं ये सब एग्जाम में पूछा गया है और आगे इससे पूछा भी जाएगा। तो ये सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 17। पूछा गया है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, यानी कि अकबर के दरबार में कौन ऐसा अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर बी थॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी हॉकिंग्स और ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच। रॉयल फिंच जो अंग्रेज था वो किसके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों पर गौर देना है, एगो थॉमस रो और एगो हॉकिंग्स, ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। आप लोग ध्यान में से रखिएगा, अगर पूछता है थॉमस रो और हॉकिंग्स किसके दरबार में आए थे तो यह जहांगीर के दरबार में आए थे। अगर अकबर का पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच, अकबर के दरबार में आए थे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 है। क्या पूछा गया देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था। ये भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत कब से माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1853, ऑप्शन नंबर सी 1850, ऑप्शन नंबर सी 1840 और ऑप्शन नंबर डी 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853। 1853 में भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत हो गया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कब से 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, यानी कि 1857 का जो युद्ध लड़ा गया था तो बिहार से उसका नेतृत्व कौन किया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी तत्या टोपे और ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो बिहार से इसका नेतृत्व ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में इसका नेतृत्व किया गया था।
खान बहादुर खान जो थे वह बरेली से थे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है तत्या टोपे, तो तत्या टोपे जो थे कानपुर से नेतृत्व किए थे। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो झांसी से किए थे। ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो यह बिहार से पूछा गया है, तो बिहार का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह के द्वारा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, देखते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न लगभग बहुत सारा एग्जाम में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। देखते हैं क्या है प्रश्न। पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, कौन व्यक्ति किए थे। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना। इनके द्वारा दो और कार्य किए गए, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या। आत्मीय, सबसे पहले तो यहाँ देख लिए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की तो स्थापना कब किए थे ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो 1828 में। उसके बाद में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे 1815 में। ये भी राजा राम मोहन ने ही किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था, 1815 में। उसके बाद में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा राजा राम मोहन राय से, अगर पूछता है अगर एग्जाम में। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा ये भी में लगाना है, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अगर ईस्वी पूछता है तो ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा 1815 में और वेदांत कॉलेज 1825 में। तो 3 पॉइंट यहाँ पर है राजा राम मोहन राय से, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती में देख लेते हैं मुख्य पॉइंट जो जो पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, 1875 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका डेट भी पूछा गया है। तो पूछता है एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो आंसर लगाना है दयानंद सरस्वती। एक पुस्तक लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, जिसे आर्य समाज का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है, दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 में लिखे थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कब, 1874 में, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश का स्थापना किनके द्वारा लिखा गया था, दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की भी स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ये भी आप लोग स्वराज, स्वराज, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ही होगा। तो 3 पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को, ध्यान में आप लोग रखिएगा। कब किए थे, 1874 में। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में है विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1897 में। किनके द्वारा किया गया था, तो विवेकानंद, ध्यान में रखिएगा, विवेकानंद, विवेकानंद, विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगर एग्जाम में पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो आंसर लगाना है विवेकानंद। कब किया गया, 1897 में कलकत्ता में किया गया था। आप लोग ध्यान में से रखिएगा, कहाँ, कलकत्ता में। और यहाँ पर एक है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान देना, केशव, केशव चंद्र
सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही आत्माराम पांडुरंग यानी कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज, ध्यान में रखिएगा, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ये आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 होगा दोस्तों। देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 21। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस का स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1889, ऑप्शन नंबर सी है 1887 और ऑप्शन नंबर डी है 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को एओ हिम्स इसके संस्थापक थे। संस्थापक थे 28 दिसंबर 1885 को एओ हिम्स के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, WC बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? एओ हिम्स के द्वारा किया गया था। और उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 क्या है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी बताया है, इसके पहले वाले प्रश्न में बताया है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? WC बनर्जी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। यानी कि कांग्रेस से गरम दल से कौन से 4 गो यहाँ ऑप्शन दिया, इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, शॉर्ट में लिखा हुआ है जीके गोखले, और AN बनर्जी ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरम दल से संबंधित कौन है? अरविंद घोष। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अरविंद घोष जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। ये क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था दोस्तों, जो अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी BD सावरकर, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लन चाकी और ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BD सावरकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही। अभिनव भारत अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर। BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त समाज का स्थापना किया था। ये आप लोग ध्यान में रखिए। कब किए थे? 1904 में। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जो आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। यानी कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, वह कौन से ईस्वी में किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1908, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1970 और ऑप्शन नंबर डी 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1908
कि आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये 25 जो प्रश्न हमारे द्वारा जो डिस्कशन कराया गया कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।